हेलो बच्चों, आज मैं आपको बीए पार्ट 3 का एक नया चैप्टर है डीपी मुखर्जी का परंपराओं का द्वंद्व। हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले जनरली आपने सुना होगा कि परंपरा क्या है। तो आज हम अपने दैनिक जीवन में आपने सुना होगा कि हम परंपरा को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रोज़ाना सुनते हैं कि जैसे आज कोई घर पे मेहमान आया तो वहाँ हम मेहमान का आदर स्वागत करते हैं। हमारी ये परंपरा चली आ रही है। हमारे घर में कोई बर्थडे है, शादी की पार्टी है या घर में कोई फंक्शन है तो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का पाँव छूना का आशीर्वाद लेते हैं। वो प्राचीन परंपरा है। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में चप्पल जूते बाहर उतार देते हैं, ये भी एक पुरानी परंपरा है। तो ये सब चीज़ें प्राचीन काल से परंपरा के रूप में चली आ रही हैं और हम लोग इनको पीढ़ी दर पीढ़ी एज इट इज़ सीखने के बाद इनका स्वतः ही पालन करते रहते हैं। अब डीपी मुखर्जी ने जो परंपराओं के द्वंद्व के बारे में बताया है तो इसमें उन्होंने सबसे पहले जो परंपरा का अर्थ, परिभाषा और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताया है जिसमें हम चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी ने इनकी एक किताब है इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, जो इनकी डाइवर्सिटीज़ कृति में प्रकाशित हुई है। इन्होंने इसमें परंपराओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आपने परंपरा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो बताया है उनके अनुसार परंपरा का तात्पर्य क्या है? हस्तांतरण करना, कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखना और उत्तराधिकार व इतिहास आदि को इन्होंने परंपराओं के रूप में उल्लेख किया है। क्योंकि डीपी ने ये लिखा है कि परंपराओं का लोग आदर सम्मान करते हैं। चूँकि इनका लंबे समय से समाज में लोग इनका पालन करते आए हैं तो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी ये निरंतर बनी रहती हैं और परंपरा के ये जो समाज है इसमें हमारी परंपराएं जो हैं वो संतुलन और दृढ़ता को बनाए रखती हैं। तो इस प्रकार ये परंपराएं उन स्रोतों से पूरी जुड़ी हुई हैं जिनके पीछे कुछ ऋषि मुनियों की भी कल्पना की गई है। अब डीपी मुखर्जी ने परंपराओं के अर्थ को विभिन्न विशेषताओं पर प्रकाश डालकर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि परंपराओं में विरोध करने और सीखने की भी शक्ति होती है। ये परंपराएं समाज में चूँकि संतुलन बनाए रखती हैं और संगठन को बनाए रखती हैं तो ये परंपराएं हमारी समाज में कभी मरती नहीं हैं। ये निरंतर चली आती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। इनमें अनुकूलन और सामंजस्य करने का गुण होता है और कुछ परंपराएं जो है हमारे समाज में वो नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। इसलिए परंपराओं में निरंतरता का गुण पाया जाता है। अर्थात ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ये गतिशील होती हैं और इसमें क्षमता के गुण पर इनको प्रकाश डालते हुए डीपी मुखर्जी ने कहा कि इनमें अवरोध और समावेश की अपार क्षमता पाई जाती है। क्योंकि परंपराएं जो हैं वो समाज के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि परंपराएं कभी नष्ट नहीं होती। इनके अंदर इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में घुल मिल जाती हैं कि लोग समाजीकरण के माध्यम से इनको एक बार सीखते हैं और आजीवन इनका पालन करते हैं। तो परंपराएं समाज के अंदर एज इट इज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर अग्रसर होती हैं। दूसरा, द्वंद्ववाद की अवधारणा। अब ये चीज़ है कि द्वंद्व क्या है। अब द्वंद्व के रूप में द्वंद्व के रूप में अगर हम देखें तो द्वंद्व क्या है कि डीपी मुखर्जी ने कहा कि द्वंद्व जो है वो उसने हीगल और कार्ल मार्क्स से ग्रहण किया है। क्योंकि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि द्वंद्व का मतलब होता है आपस में संघर्ष, एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करना या किसी भी चीज़ को लेकर वाद विवाद करना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब अब कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद की स्थापना हीगल से ग्रहण की थी और हीगल ने उसे फिक्टे से ग्रहण किया था। उसमें उसने 3 अवस्थाएं बताई थी, वाद, प्रतिवाद और संवाद। उनके अनुसार समाज के अंदर हमेशा जो भी संघर्ष होता है वो इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। हीगल ने कहा था
कि यही चीज़ें समाज में द्वंद्ववाद के द्वारा परिवर्तन लाती हैं। और मार्क्स ने अपने भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार बताया कि हम विचारों से समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, केवल भौतिक वस्तुओं को देखकर ही हम समाज में परिवर्तन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब डीपी मुखर्जी ने परंपराओं में द्वंद्व जो है वो संघर्ष और समन्वय इनके परिणाम के आधार पर समझाने की कोशिश की है। हीगल ने द्वंद्ववाद की निम्न प्रक्रिया बतलाई है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद तीनों विचारों में लोगों के बदलाव लाते हैं और समाज में हमें नया परिवर्तन नज़र आता है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं, भौतिक वस्तुओं को बदलता हुआ देखकर, हम उनके स्वरूप को बदला हुआ देखकर ही समाज में परिवर्तन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो तीन स्थितियां हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, यही तीन स्थितियां बार बार नए परिवर्तन को जन्म देती हैं। कोई भी चीज़ आते ही उस चीज़ को लेकर वाद की शुरुआत होती है, अर्थात बातचीत की शुरुआत होती है। कुछ दिनों बाद प्रतिवाद के रूप में उस चीज़ का विरोध होता है, इस चीज़ में ये कमी है, वो कमी है, या इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और धीरे धीरे संवाद के रूप में उसकी एक नई वस्तु हमारे सामने जो आती है वो पहले वाली वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा गुणात्मक और अच्छी मात्रात्मक चीज़ों से भरपूर होती है। तो इस प्रकार यही तीन स्थितियाँ कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज को तेज़ी से बदलती हैं और समाज में परिवर्तन लाती हैं। अब तीसरी जो चीज़ है वो है परंपराओं का द्वंद्व। अब डीपी मुखर्जी कहता है कि समाज में ये जो परंपराओं का द्वंद्व है वो आपस में कभी नई और पुरानी परंपराओं में, कभी बड़ी और छोटी परंपराओं में, कभी आंतरिक और बाह्य परंपराओं में निरंतर हमेशा से संघर्ष होता आया है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है वो आज धीरे धीरे समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है और लोग उस नए परिवर्तन को उस पुरानी परंपरा के स्थान पर स्वीकार कर लेते हैं। और वो जो नई चीज़ हमारे सामने आती है वो धीरे धीरे समाज का हर व्यक्ति उस नई चीज़ को अपना लेता है और प्राचीन चीज़ों से वो दूर हट जाता है। तो इस प्रकार समाज में इन परंपराओं में भी द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है और कभी कभी लोग तीव्र एक दूसरे का विरोध करते हैं और समाज में बाकी लोग एकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये जो आज हमने तीन चीज़ें सीखी, यहाँ पे डीपी मुखर्जी की परंपरा क्या है, द्वंद्व क्या है, और आपस में तीसरी परंपराओं का द्वंद्व किस प्रकार समाज में निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट में इसके आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। थैंक यू।